नमस्कार, द डॉन एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ व सुखी होंगे। आज हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। भारत पर अंग्रेजों ने 190 वर्षों तक शासन किया था। इस शासन के लिए अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने 100 वर्षों तक भारत में ही रहकर इंतजार भी किया। वैसे कहने के लिए तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी, लेकिन उसके पास 2.5 लाख सैनिक की एक फौज थी। सोचिए, भारत में व्यापार करने के लिए आई इस कंपनी के पास इतनी बड़ी सेना थी। उस समय इस सेना ने ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में विस्तार संभव किया। यहाँ से कंपनी व्यापार कर पाती, वहाँ युद्ध नहीं होता, और जहाँ व्यापार नहीं कर पाती थी वहाँ इस सेना की मदद से व्यापार को संभव बनाया जाता था। इस तरह धीरे धीरे इस कंपनी ने भारत पर अपने शासन को सुनिश्चित किया और 190 वर्षों तक भारत को अपना गुलाम बनाकर रखा। आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। आज बड़ी सोशल मीडिया कंपनियां कहने के लिए तो भारत में व्यापार कर रही हैं, लेकिन ये कंपनियां खुद को हमारे देश के कानून और संविधान से भी ऊपर मानती हैं। आप चाहे तो इन कंपनियों को नए जमाने की ईस्ट इंडिया कंपनी भी कह सकते हैं। इस समय बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां और सरकार के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। नए नियमों को लेकर व्हाट्सएप ने भारत सरकार के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में मुकदमा दर्ज कर दिया है। वहीं फेसबुक ने इन नियमों को 90 दिनों के बाद भी लागू नहीं किया है, और ट्विटर कंपनी भारत सरकार को बता रही है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी क्या होती है। सोचिए, पहले तो ये विदेशी कंपनियां भारत में व्यापार करने के लिए आई, फिर इन्होंने भारत में बड़ा बिजनेस मॉडल खड़ा कर दिया, यूजर की संख्या करोड़ों में कर ली, और आज ये इतनी बड़ी हो गई हैं कि ये भारतीय संविधान के अनुरूप चलने वाली शासन व्यवस्था को चुनौती दे रही है। इसलिए आज हम इन कंपनियों के चरित्र का विश्लेषण आपके लिए करेंगे और आपको इन कंपनियों के डबल स्टैंडर्ड के बारे में भी बताएंगे। इस पूरे विवाद की जड़ है 25 फरवरी को भारत सरकार द्वारा बनाए गए नए नियम। सरकार के मुताबिक ये नए नियम इन सोशल मीडिया कंपनियों को 3 महीने में लागू करने थे, लेकिन 25 मई की तारीख का सरकार द्वारा दिया गया है, ये समय समाप्त हो गया। अब जब इन कंपनियों को लगा कि सरकार का आदेश नहीं मानने से इनकी दुकानें भारत में बंद हो जाएगी, तो इन कंपनियों ने दूसरा रास्ता चुना। व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट में भारत सरकार के खिलाफ भी मुकदमा दाखिल कर दिया। इसमें व्हाट्सएप ने भारत सरकार द्वारा की गई यूजर ट्रेसेबिलिटी की मांग को असंवैधानिक बताया और दलील दी कि नए नियमों को अगर उसने लागू किया तो इससे उसके यूजर की प्राइवेसी खत्म हो जाएगी और सरकार द्वारा लोगों की जासूसी का खतरा भी बढ़ जाएगा। ये सब बातें व्हाट्सएप की तरफ से कही गई है, क्योंकि व्हाट्सएप को पता था कि इन नए नियमों को लागू नहीं किया है और इससे उसकी दुकान बंद हो सकती है। हालांकि व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी फेसबुक ने कार्रवाई से बचने के लिए दूसरा रास्ता अपनाया। फेसबुक ने कहा है कि वो कुछ पॉइंट पर सरकार से चर्चा करना चाहती है और इस चर्चा के बाद ही नए नियम पर कोई निर्णय लिया जाएगा। कुछ ऐसा ही ट्विटर ने भी किया। आज ट्विटर को भारत सरकार की तरफ से भी एक जवाब आया है, जिसमें ट्विटर के दोहरे मापदंडों के बारे में सरकार ने सिलसिलेवार तरीके से जानकारी दी है और आज हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन पहले आपको उन नए नियमों के बारे में बताते हैं जिन पर इन कंपनियों ने 3 महीने में कोई कदम नहीं उठाया। नंबर 1, नई आईटी रूल्स में सबसे महत्वपूर्ण है सोशल मीडिया यूजर्स की शिकायतों के लिए एक सिस्टम बनाना और 3 नए अधिकारियों की नियुक्ति करना। इनमें पहला पद है मुख्य अनुपालन अधिकारी का। सरकार ने 25 फरवरी को कहा था कि इन कंपनियों की तरफ से इस पद पर जिस अधिकारी की नियुक्ति होगी वो सुनिश्चित करेगा कि लोगों की शिकायतों पर कानून के तहत ही कदम उठाए जाएं। ये ऑफिसर भारत में ही रहकर काम कर सकेगा। दूसरा पद है नोडल कॉन्टैक्ट ऑफिसर का। इस पद पर इन कंपनियों को ऐसे अधिकारी की नियुक्ति करनी थी जो भारत की जांच एजेंसियों और मंत्रालय के संपर्क में रहता है।
नंबर तीसरा पद है शिकायत अधिकारी का। इस पर पद नियुक्त होने वाले अधिकारी की जिम्मेदारी थी कि 24 घंटे के अंदर शिकायत पर एक्शन लिया जाए और 15 दिनों के अंदर शिकायत का निवारण किया जाए। यानी नए नियम के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को ये 3 नए पद बनाने थे और इन पर अधिकारियों की नियुक्ति करनी थी। लेकिन फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सिग्नल और स्नैपचैट जैसी तमाम कंपनियों ने इस पर कोई कदम नहीं उठाया। केवल भारतीय सोशल मीडिया कंपनी कू ने ही इन अधिकारियों की नियुक्ति की, जिसके 60 लाख यूजर हैं। 25 फरवरी के इस आदेश में इन कंपनियों ने से कहा गया था कि अगर कोर्ट या सरकार द्वारा इन कंपनियों को इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कोई कंटेंट हटाने का निर्देश मिलता है तो कंपनियों को 36 घंटे में उनका पालन करना होगा। लेकिन इस पर भी इन कंपनियों ने सहमति नहीं दी। इस आदेश में एक महत्वपूर्ण निर्देश इन कंपनी के लिए ये भी था कि इन्हें यूजर ट्रेसेबिलिटी को सरकार और जांच एजेंसियों के उपलब्ध कराना होगा। यूजर ट्रेसेबिलिटी को आप ऐसे समझिए कि किसी व्यक्ति ने कोई खतरनाक जानकारी इन प्लेटफॉर्म पर शेयर की और फिर वो जानकारी कई यूजर्स के बीच फैल गई, तो इन कंपनियों को ये बताना होगा कि वो पहला व्यक्ति कौन था जिसने इस जानकारी को अपने प्लेटफॉर्म पर डाला था। लेकिन इसी यूजर ट्रेसेबिलिटी को लेकर सरकार और व्हाट्सएप के बीच टकराव की स्थिति बन गई है। व्हाट्सएप का पक्ष है, हम आपको 5 पॉइंट बताते हैं और फिर इन पॉइंट्स की सच्चाई आपको बताएंगे। नंबर 1, हाई कोर्ट में व्हाट्सएप द्वारा सरकार पर किया गया मुकदमा वर्ष 2017 में आए सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर आधारित है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को नागरिकों का मौलिक अधिकार माना था। व्हाट्सएप ने इस फैसले को अपने केस का आधार बनाया है, लेकिन व्हाट्सएप ऐसा करते हुए ये भूल गया कि भारत का संविधान मौलिक अधिकारों को असीमित नहीं मानता। ऐसी स्थिति में सरकार को कार्रवाई के अधिकार होता है, लेकिन व्हाट्सएप इसकी आड़ लेकर बचना चाहता है। नंबर 2, व्हाट्सएप की दलील है कि अगर वो किसी मैसेज और जानकारी के फर्स्ट ओरिजिनेटर के बारे में सरकार को सूचित करता है तो इससे उसकी एंड टू एंड इंक्रिप्शन पॉलिसी का उल्लंघन होगा। असल में एंड टू एंड इंक्रिप्शन एक तरह का लॉक है जिसे व्हाट्सएप पर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को मैसेज भेजता है तो उस मैसेज को 2 ही लोग पढ़ सकते हैं, पहला भेजने वाला और दूसरा व्यक्ति वो जिसे ये मैसेज भेजा गया। व्हाट्सएप का कहना है कि वो खुद इन मैसेज को नहीं पढ़ सकता। ऐसे में अगर फर्स्ट मैसेज ओरिजिनेटर का पता लगाना हो तो इस लॉक को तोड़ना पड़ेगा। कंपनी की दलील है कि इससे उसके यूजर्स की प्राइवेसी के साथ समझौता करना पड़ेगा। हालांकि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वर्ष 2016 से पहले एंड टू एंड इंक्रिप्शन का ये लॉक नहीं था। व्हाट्सएप ने ये लॉक 2016 में लागू किया था। आज ये फीचर सभी मैसेजिंग ऐप में मौजूद है, जैसे टेलीग्राम, सिग्नल, जूम, स्नैपचैट जैसे ऐप। नंबर 3, व्हाट्सएप का दावा है कि किसी एक मैसेज का फर्स्ट ओरिजिनेटर मैसेज पता करने के लिए उसे व्हाट्सएप पर भेजे गए हर मैसेज को एक यूनिक स्टैक देनी होगी और उस मैसेज को अपने सर्वर पर स्टोर करना होगा। ऐसी स्थिति में हर मैसेज को पढ़ना संभव हो जाएगा, जिससे यूजर की प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि व्हाट्सएप का ऐसा कहना है। लेकिन ये दलील कितनी सही है, इसका सच भी हम आपको बताएंगे। नंबर 4, व्हाट्सएप की एक और दलील है कि अगर उसने नए नियमों को मान लिया तो इससे उसे हर देश के लिए अलग व्हाट्सएप बनाना पड़ेगा। वो ऐसे ही अगर भारत में व्हाट्सएप को कोई यूजर दूसरे देश में अपने किसी साथी को मैसेज भेजता है तो इससे उस देश की चैट लॉक होगी, लेकिन भारत में ऐसा नहीं होगा। ये दलील व्हाट्सएप की है, लेकिन इसका सच भी हम आपको बताएंगे। नंबर 5, किसी भी कंपनी को देश के कानून के तहत काम करना होता है, यानी जिस देश में ये कंपनियां कामकाज करती हैं वहाँ के कानून को इन्हें मानना पड़ता है। सरकार का कहना है कि ये इन कंपनियों की जिम्मेदारी है कि वो ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएं जिसमें यूजर की प्राइवेसी भी सुनिश्चित हो और गैर कानूनी गतिविधि करने वालों को भी पकड़ा जा सके। ये कंपनियां इस तरह के सॉफ्टवेयर ना बनाकर उल्टा अपने यूजर की प्राइवेसी और अभिव्यक्ति की आड़ ले रही है। इसे ही आपको आज समझना है। एक तरफ व्हाट्सएप का कहना है कि ये अगर वो फर्स्ट ओरिजिनेटर से जुड़ी जानकारी सरकार के साथ शेयर करता है
तो इससे यूजर्स की प्राइवेसी का उल्लंघन होगा और अपने यूजर्स का अधिक डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा। जबकि दूसरी तरफ व्हाट्सएप अपनी नई पॉलिसी के तहत अपने यूजर्स का डेटा अपनी पेरेंट कंपनी फेसबुक मार्केटिंग और विज्ञापन के लिए देना चाहता है। इस मामले में व्हाट्सएप पर उसके यूजर्स से जुड़ी जानकारियां विज्ञापन कई कंपनियों को बेचने के आरोप हैं। ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है। यानी कि ये कंपनियां लोगों की प्राइवेसी को सिर्फ हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहती हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है कि व्हाट्सएप फेसबुक की ही कंपनी है और फेसबुक का इतिहास अपने यूजर की प्राइवेसी को लेकर अच्छा नहीं है। इसे आप कुछ उदाहरणों से समझिए। कैम्ब्रिज एनालिटिका का मामला आपको याद होगा, जिसमें फेसबुक पर आरोप लगाया था कि उसने अपने 5 करोड़ यूजर का डाटा ब्रिटेन की एक कंसल्टिंग फर्म कैम्ब्रिज एनालिटिका को बेच दिया था। इस फर्म ने कई देशों के चुनावों में इस डेटा का इस्तेमाल किया था। भारतीय जांच एजेंसी सीबीआई ने भी इसी साल जनवरी महीने में इस फर्म के खिलाफ केस दर्ज किया है। सीबीआई के मुताबिक इस कंसल्टिंग फर्म ने भारत के 5.5 लाख फेसबुक यूजर का डेटा गैर कानूनी तरीके से स्टोर किया है और भारत में चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश की। यानी एक तरफ ये कंपनियां अपने यूजर की प्राइवेसी की बातें करती हैं और दूसरी तरफ इसी डेटा का व्यापार करती हैं। एक तरफ लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करती हैं, दूसरी तरफ इन्हीं कंपनियों के यूजर्स का डेटा चुनावों में इस्तेमाल होता है। ये अपना पल्ला झाड़ लेती हैं। यहाँ एक बड़ी बात यह है कि अक्टूबर 2018 से भारत सरकार की व्हाट्सएप से इस विषय को लेकर बातचीत चल रही थी, लेकिन व्हाट्सएप ने कभी अपने यूजर की प्राइवेसी को लेकर चर्चा नहीं की। लेकिन जब इन नियमों को लागू करने का समय खत्म हो गया तो वो आखिरी दिन कोर्ट चली गई। इसी से आप इन कंपनियों की मानसिकता को समझ सकते हैं। आप इसमें कुछ आंकड़ों को भी मदद ले सकते हैं। अकेले भारत में फेसबुक के 41 करोड़ यूजर हैं, जबकि व्हाट्सएप के 53 करोड़ यूजर हैं। इंस्टाग्राम के 21 करोड़ यूजर हैं। ये तीनों प्लेटफॉर्म एक ही कंपनी फेसबुक के हैं। यानी इस हिसाब से देखें तो भारत में अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से फेसबुक के पास 115 करोड़ यूजर की ताकत है। इसी ताकत के बल पर ये कंपनियां मनमानी करती हैं। सोचिए, कहने के लिए तो ये कंपनियां मुफ्त में अपनी सेवाएं देती हैं। ना तो फेसबुक इस्तेमाल करने के लिए लोगों को पैसे देने होते हैं और ना ही व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की सेवाओं के लिए किसी यूजर को कोई रकम चुकानी होती है। लेकिन फिर भी ये कंपनियां लाखों करोड़ रुपए की है। फेसबुक कंपनी की नेटवर्थ $280 बिलियन है, यानी 21 लाख करोड़ रुपए है। सोचिए, 21 लाख करोड़ रुपए, ये कंपनियां इतना पैसा तब कमा रही हैं जब इनकी सेवाएं मुफ्त हैं। आप चाहें तो इसे कुछ और आंकड़ों से समझ सकते हैं। दुनिया में इस समय इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या 466 करोड़ है और इन 466 करोड़ लोगों पर मुट्ठी भर टेक्नोलॉजी कंपनियों का व्यापार टिका हुआ है। इस समय दुनिया की 5 बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं: फेसबुक, अमेजॉन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल। इन 5 कंपनियों की नेटवर्थ लगभग 460 लाख करोड़ रुपए है। दुनिया में कुल 195 देश हैं, जिनमें से 143 देश की कुल जीडीपी भी इन 5 कंपनियों से कम है। जापान जैसे समृद्ध देश की जीडीपी सिर्फ 371 लाख करोड़ रुपए है और भारत की जीडीपी इन कंपनियों की नेटवर्थ के मुकाबले काफ़ी कम है। अगर सिर्फ भारत की बात करें तो वर्ष 2020 में लोगों ने अपने स्मार्टफोन पर हर दिन 4.5 घंटे से ज़्यादा का समय बिताया, जबकि वर्ष 2019 में ये सिर्फ 3 घंटा था। इसका मतलब है कि पिछले एक वर्ष में आपने 68 दिन अपने स्मार्टफोन को दिए। यही नहीं, भारत में ऐप डाउनलोड भी पिछले कुछ वर्षों के मुकाबले 30% ज़्यादा किए गए हैं। ऐप डाउनलोड के मामले में पूरी दुनिया में भारत दूसरे स्थान पर है और चीन पहले नंबर पर। व्हाट्सएप और फेसबुक भारत में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले ऐप्स में पहले और दूसरे नंबर पर हैं। सरल शब्दों में इसका मतलब है कि भारत इन कंपनियों के लिए सबसे बड़ा डिजिटल बाजार बन गया है। इसी वजह से शायद ये कंपनियां ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह व्यवहार करने लगी हैं। ट्विटर ने एक प्रेस रिलीज जारी की थी, जिसमें उसने भारत में काम करने वाले अपने कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी
और भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी को खतरा बताया था। इसके अलावा ट्विटर ने टूल किट मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा उसके दफ्तर पर मारे गए छापे को लेकर भी प्रश्न उठाए और ये कहा कि इस कार्रवाई से उसे डराने और धमकाने की कोशिश हो रही है। इस प्रेस रिलीज से ट्विटर ने खूब सुर्खियां बटोरी और कंपनी ऐसा चाहती भी थी, लेकिन अब भारत सरकार की तरफ से ट्विटर को करारा जवाब आया है, जो स्वाद में ट्विटर को बहुत कड़वा लग सकता है। हम सरल शब्दों में सरकार के इस जवाब को 10 पॉइंट में आपके लिए डिकोड करते हैं। नंबर 1, ट्विटर ने भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी को संकट में बताया था, लेकिन अब सरकार ने कहा है कि मुनाफे के लिए बनाई गई एक विदेशी कंपनी को भारत को ये सिखाने की जरूरत नहीं है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी को कैसे सुरक्षित रखा है। भारत सरकार ने कहा है कि भारत में लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी का सदियों पुराना इतिहास रहा है और वो लोगों के संवैधानिक अधिकारों को लेकर प्रतिबद्ध है। यानी पहला पॉइंट ये है कि एक विदेशी कंपनी भारत को ये नहीं सिखाएगी कि अभिव्यक्ति की आज़ादी क्या होती है। नंबर 2, केंद्र सरकार ने ट्विटर को याद दिलाया है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक है और ट्विटर अपनी दबाव बनाने वाली नीतियों से भारत के कानून और संवैधानिक व्यवस्था को झुका नहीं सकता। नंबर 3, केंद्र सरकार ने ट्विटर से ये भी सवाल पूछा है कि अगर वो अपने भारतीय यूजर के प्रति ईमानदार है तो फिर उसके नए नियम के तहत शिकायत अधिकारी की नियुक्ति क्यों नहीं की। इस चिट्ठी में लिखा है कि ट्विटर भारत से करोड़ों रुपए का व्यापार करता है, लेकिन इसके बावजूद इन अधिकारियों की नियुक्ति में आनाकानी कर रहा है। हर फैसला अपने अमेरिकी मुख्यालय से पूछकर लेता है। सोचिए, कमाता हमारे देश के लोगों से है, लेकिन चलता अमेरिकी मुख्यालय के आदेशों पर है। नंबर 4, ट्विटर ये दावा करता है कि वो अभिव्यक्ति की आज़ादी का समर्थक है, लेकिन उसकी खुद की नीतियां इसे लेकर काफ़ी अस्पष्ट हैं। उदाहरण के लिए, उसने बिना ठोस वजह बताए कुछ खास तरह के ट्वीट्स और अकाउंट डिलीट कर दिए और कुछ लोगों का अकाउंट हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन जब सरकार फेक न्यूज़ फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करती है तो ट्विटर अभिव्यक्ति की आड़ लेकर छिपा जाता है। नंबर 5, केंद्र सरकार ने ट्विटर के दोहरे मापदंडों की भी पोल खोली है। सरकार ने ट्विटर को याद दिलाया कि पिछले वर्ष जब भारत और चीन सीमा विवाद को सुलझाने के लिए शांतिपूर्ण वार्ता कर रहे थे तो उस समय ट्विटर ने लद्दाख को चीन का हिस्सा बनाया था। कई शिकायतों के बाद भी इसे सुधारने में समय लगा था। नंबर 6, जब अमेरिका के कैपिटल हिल में हिंसा हुई तो ट्विटर ने अपने आप उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जो हिंसा फैला रहे थे, लेकिन जब 26 जनवरी को दिल्ली के लाल किले में हिंसा भड़की तो ट्विटर ने सरकार के आदेश की उपेक्षा की। नंबर 7, भारत सरकार ने कहा कि आज ट्विटर फेक न्यूज़ फैलाने का प्लेटफॉर्म बन गया है। ट्विटर के माध्यम से बड़े स्तर पर महामारी को लेकर फेक न्यूज़ फैलाई गई, लेकिन कंपनी ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। नंबर 8, ट्विटर कहता है कि वो भारत के लोगों को लेकर प्रतिबद्ध है, जबकि ऐसा नहीं है। इसे इस उदाहरण से समझिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक महामारी या उसके किसी वेरिएंट को किसी देश से जोड़कर नहीं देखा जा सकता, लेकिन इसके बावजूद ट्विटर पर महामारी के B1617 वेरिएंट को इंडियन वेरिएंट कहा गया, लेकिन ट्विटर ने कोई कार्रवाई नहीं की। नंबर 9, केंद्र सरकार ने ट्विटर के दावे को पोल खोलते हुए बताया कि भारत में ट्विटर का स्टाफ पूरी तरह सुरक्षित है। नंबर 10, भारत सरकार ने ट्विटर को झूठा बताया है। भारत में ट्विटर के 1,75,00,000 यूजर हैं और 2019 में कंपनी का अकेले भारत में 57 करोड़ रुपए रेवेन्यू था। यानी ये कंपनियां कमाती भी भारत से हैं और बदनाम भी इसी देश को करती हैं। अब हम आपको सोशल मीडिया से जुड़ी कुछ और बातों के जरिए ये बताना चाहते हैं कि 1 मिनट में कैसे सब कुछ बदल सकता है। 1 मिनट में यूट्यूब पर 500 घंटे के वीडियो अपलोड हो जाते हैं। ये आंकड़ा पूरी दुनिया का है। ट्विटर पर हर 1 मिनट में 319 नए यूजर अपना अकाउंट बनाते हैं। फेसबुक पर हर मिनट में 1.5 लाख मैसेज शेयर होते हैं। व्हाट्सएप पर 4 करोड़ से ज़्यादा मैसेज सिर्फ 1 मिनट में भेजे जाते हैं। ये संख्या क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया के सबसे बड़े देश कनाडा की कुल आबादी से भी ज़्यादा है। कनाडा की कुल आबादी 3.5 करोड़ ही है।
फेसबुक पर हर मिनट लगभग 1.5 लाख तस्वीरें अपलोड होती हैं। हर मिनट में 13 लाख लोग वॉइस कॉल करते हैं। इंस्टाग्राम पर 1 मिनट में 1,38,000 एड्स पर लोग क्लिक करते हैं। लिंक्डइन पर लगभग 70,000 लोग नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं। नेटफ्लिक्स पर 1 मिनट में करीब 4 लाख घंटे के वीडियो देखे जाते हैं। जूम ऐप पर हर मिनट 2 लाख लोग वीडियो कॉल करते हैं और इंस्टाग्राम पर सिर्फ 60 सेकंड में 3,47,222 वीडियो शेयर किए जाते हैं। अब आप खुद सोचिए, सोशल मीडिया कितना शक्तिशाली है। आज आपको समझना चाहिए कि भारत सरकार द्वारा बनाए गए जिन नियमों को ये कंपनियां लागू नहीं करना चाहती, उन नियमों की भारत को सख्त जरूरत क्यों है। इसे आप अमेरिका के मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की एक रिसर्च से समझ सकते हैं। इसके मुताबिक सोशल मीडिया पर सच्ची और सही जानकारी वाली खबरों के मुकाबले फेक न्यूज़ 70 गुना तेज़ी से फैलती है और फेक न्यूज़ ज़्यादा बार रिट्वीट की जाती है। इसी तरह सही खबरों की तुलना में फेक न्यूज़ 6 गुना तेज़ी से 1500 लोगों तक पहुँची जाती है। यही नहीं, तथ्यों से ज़्यादा गलत जानकारी को शेयर किया जाता है। ये आंकड़े बताते हैं कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग रोकने के लिए इस तरह के कड़े नियमों की भारत को सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। लेकिन ये कंपनियां कभी नहीं चाहती कि ये नए नियम लागू हों। असल में फेक न्यूज़ इन कंपनियों के लिए एक फ्यूल यानी ईंधन की तरह है। फेक न्यूज़ कंटेंट के हिट होने की ज़्यादा संभावना होती है और ऐसा कंटेंट ज़्यादा लोगों को इन प्लेटफॉर्म की तरफ खींचता है। दूसरी बात, इन कंपनियों की सेवाएं मुफ्त होती हैं। इसी चक्कर में लोगों को लगता है कि अगर वो इन प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़ गए तो उनका क्या जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। सच्चाई तो ये है कि जब आप किसी कंपनी की सेवाएं मुफ्त में लेते हैं तो आप खुद उसी कंपनी के एक प्रोडक्ट बन जाते हैं, यानी इन कंपनियों के लिए आप एक प्रोडक्ट हैं। ये कंपनियां आपसे जुड़ा डेटा बड़ी बड़ी कंपनियों को बेचती हैं और उससे मुनाफा कमाती हैं। अमेरिका की प्रिंटन यूनिवर्सिटी के मुताबिक फेक न्यूज़ का सबसे पसंदीदा माध्यम फेसबुक है और इस पर जो लिंक शेयर किए जाते हैं उसमें 6% ही सही वेबसाइट पर ले जाते हैं, जबकि 15% गलत वेबसाइट पर ले जाते हैं। इससे लोगों को आर्थिक नुकसान होता है। इन लिंक्स के माध्यम से अक्सर साइबर अपराधी लोगों के बैंक अकाउंट से उसकी जमा पूंजी निकाल लेते हैं। आज आपको ये जानकर भी आश्चर्य होगा कि फेसबुक पर यूजर जहां सही खबरों पर औसतन 42 सेकंड तक नज़र रखते हैं, जबकि फेक न्यूज़ पर औसतन 64 सेकंड तक नज़र रखते हैं। कहने का मतलब है ये है, अगर फेक न्यूज़ की दुकान बंद हो गई तो इन कंपनियों की नोट छापने की मशीन भी बंद हो जाएगी और यही आज का सबसे बड़ा सत्य है। इसलिए ये कंपनियां नए नियमों से इतनी परेशान हो रही हैं। सब हाल डेली हंट, डेली होम। धन्यवाद। द डॉन एक्सप्रेस। नमस्कार।